गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी की क्लासेस को, जो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत के द्वारा जो लिखी गई है। उस बुक से हम डायरेक्टली जो है इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। इस बुक के थ्रू जो है आपको कंप्लीट और डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस सब्जेक्ट की। इसके अंदर काफ़ी डायमेंशंस को कवर किया गया है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, पॉलिटिकल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, इन सभी टॉपिक्स को ये बुक कवर करती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी एक तरह का सिस्टम है जिसके अंदर जो भी हमारा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यूरिस्डिक्शन है, वो सभी इंडियन पॉलिटी के अंदर कवर किए जाते हैं। इंडियन पॉलिटी उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने अंदर कवर करता है, जैसे कि जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट का सिस्टम, जितनी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जितने भी एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड हमारी ड्यूटीज़, जितनी भी इंडियन कमीशंस हैं, कमिटीज़ हैं, ये सभी जो है हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले संविधान बनने से पहले जो उसका हिस्टोरिकल जो भी बैकग्राउंड रहा है, किन किन चीज़ों ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है, वो सभी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 600 एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth। जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे इंडिया में 1600 ईस्वी में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ट्रेडर्स के रूप में, वो हमारे भारत में व्यापार करने के से आए थे, और इन्हें जो ट्रेडिंग राइट्स हैं वो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिए गए थे कि जाकर जाओ भारत में व्यापार करो। और हमारे भारत में एक मुग़ल जो राजा थे, मुग़ल राजा शाह आलम, उनके द्वारा उनको दीवानी दी गई 1765 में। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद, हारने के बाद, उन्होंने अंग्रेज़ों को जो है दीवानी दी थी। दीवानी का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, मतलब आपको इन पर्टिकुलर एरियाज़ में आप रेवेन्यू अपनी वहाँ से ले सकते हैं पूरी तरह से, और सिविल जस्टिस वहाँ पर आपके हाथों में है। तो वो जो 3 एरिया थे वो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन तीनों एरिया की दीवानी जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी। एंड दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर, और यहाँ से जो अंग्रेज़ों ने अपना जो करियर है एक टेरिटोरियल पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया। जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने डायरेक्टली इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। और ये रूल कब तक चला, जब तक हमारा भारत जो है आज़ाद नहीं हो गया। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उससे तब तक जो है अंग्रेज़ों का राज हमारे भारत पर चलता रहा। विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई, एक संविधान की नीड हुई। तो तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1946 में जिसको फॉर्म किया गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ। और कई ऐसे फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और जिसके ऊपर हमें जो ब्रिटिश रूल हैं उनके समय की कुछ छाप हमें दिखाई देती है। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमने ब्रिटिशर्स के समय के शासन समय से उठाए हैं, वो सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। There were certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India। कुछ ये इवेंट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी पॉलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। कुछ मेजर हेडिंग्स हम इसमें समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो टाइम पीरियड है वो है कंपनी रूल का, मतलब जब तक कंपनी ने भारत पर रूल किया, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर रूल किया। और उसके बाद कैसे क्राउन रूल शुरू हो गया, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद कैसे डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है हमारे भारत के ऊपर शासन किया जाने लगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी रूल के बारे में, कि कौन कौन से कंपनी रूल के तहत जो है, जब कंपनी रूल कर रही थी हमारे भारत के ऊपर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, तो कौन कौन से एक्ट लाए गए हमारे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। तो सबसे पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस रखता है ये एक्ट, क्योंकि ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था हमारे इंडिया के जो अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया।
इसने हमारे भारत में फाउंडेशन रखी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब जो कंपनी है वो हमारे भारत में पॉलिटिकल मैटर्स में घुस चुकी थी। ठीक है, तो इस एक्ट के हम कुछ फीचर्स को समझेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे इस एक्ट के। सबसे पहले तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको अब क्या कह दिया गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। तो सबसे पहला जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, मतलब यहाँ इस एक्ट के तहत कुछ चेंजेस किए गए। सबसे पहला यही था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और जो बाकी की प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी, इनको कहा जाने लगा कि अब तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट बनकर काम करोगे। पहले ये प्रेसिडेंसीज जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, पर अब उन्हें जो है सबॉर्डिनेट बना दिया गया इनका। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फोर्थ था कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। सब मतलब स्ट्रिक्टली जो है कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्हें प्रोहिबिट किया गया कि आप किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होंगे, और ना ही आप यहाँ के नेटिव्स जो हैं यानी कि जो इंडियंस हैं, जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, उनसे आप किसी भी तरह के प्रेजेंट्स या फिर कोई रिश्वत नहीं लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस एक्ट के, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका यही है कि गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, और सेकंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की गई, और तीसरा ये भी था कि जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के उनको इसके कुछ चीज़ों के लिए प्रोहिबिट किया गया। उसके बाद आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट को सिर्फ इसीलिए लाया गया था कि कुछ जो कमियां रही थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 लेकर आया गया। अब देखिए इसके अंदर क्या था। It exempted the Governor General and Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity। अब इन्होंने अपने लिए ही चीज़ें करनी शुरू की। ऑब्वियसली जब जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो उन्होंने अपने ही हक में चीज़ें बनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल होगा और जो उसकी काउंसिल होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगी। वो जो भी चीज़ें करेंगे वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उन्हें कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सर्वेंट्स को भी उससे एग्जेम्प्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, ना तो गवर्नर जनरल पर, ना उसकी काउंसिल पर, और ना ही कंपनी के सर्वेंट्स पर। It excluded the revenue matters and matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of the Supreme Court। और यहाँ तक कि जो रेवेन्यू के मैटर्स थे ना, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया कि हम आराम से रेवेन्यू बटोर सकें, तो इसको भी जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दो कि इस पर कोई सवाल ही ना उठे। It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से प्रोवाइड किया गया कि जो भी कलकत्ता के जो इनहेबिटेंट्स हैं इसके ऊपर पूरी तरह से इनका ज्यूरिस्डिक्शन है। ठीक है, और जो पर्सनल लॉ थे उसको भी एडमिनिस्टर करने की बात की गई। जो पर्सनल लॉज हिंदू के अपने लॉज थे, मुस्लिम्स के अंदर अपने लॉज थे, उनको भी एडमिनिस्टर करने की बात की गई अंडर सुप्रीम कोर्ट। It laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to Governor General in Council and not to the Supreme Court। और ये भी कहा गया कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, जैसे कि अभी हमारे भारत में स्टेट्स बनी हुई है ना, ऐसी उस टाइम प्रोविंसेस थी, तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स से जो भी अपील्स आएंगी, मतलब प्रोविंशियल कोर्ट्स के अंदर जो भी अपील आएंगी वो डायरेक्ट उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाई जाएंगी, वो पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेकर आई जाएंगी। ठीक है, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको ये पावर दी गई कि वो जो रेगुलेशंस हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए फ्रेम कर सकती है। मतलब प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो गवर्नर जनरल की काउंसिल फ्रेम करेगी। ये सभी चीज़ें जो हैं अमेंडिंग एक्ट में लेकर आई गई 1781 के। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ये सुना भी होगा आप सभी ने। इस एक्ट के फीचर क्या थे? सबसे पहले कि जो कंपनी थी, अब देखो कंपनी क्या करने आई थी, कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, लेकिन कंपनी धीरे धीरे कुछ कर रही थी जो लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा था। क्या था कि कंपनी ने अब यहाँ पर अपने जो फंक्शंस हैं उसको डिवाइड कर दिया दो चीज़ों में। एक तो उनके बना दिए गए कमर्शियल फंक्शन और दूसरे बनाए गए पॉलिटिकल फंक्शन। कंपनी करने तो आई थी कमर्शियल फंक्शन, लेकिन पता नहीं चला कब कंपनी पॉलिटिकल फंक्शंस भी करने लगी। ठीक है, It allowed the Court of Directors to manage the commercial affairs but created a new body called Board of Control। जो कंपनी के जितने भी कमर्शियल अफेयर थे, जो भी ट्रेड वाला काम था, वो वाला काम संभाल रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन
जो कंपनी अब पॉलिटिकल चीज़ों में जो फंस रही थी, मतलब जो कंपनी पॉलिटिकल काम कर रही थी, उसको संभालने के लिए कौन सी नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर किस चीज़ की शुरुआत हुई, डबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। दो चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं, एक आती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी आती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभाल रही है कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभाल रही है कंपनी के कौन से अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स। इट empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil and military government or revenues of the British possessions in India। फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया गया ब्रिटिश पोजेशंस का। क्या कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सुपरवाइज करेगी और डायरेक्ट करेगी किन चीज़ों को, उन ऑपरेशंस को जो किए जा रहे हैं सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के ऊपर और रेवेन्यूज़ के ऊपर। ब्रिटिश पोजेशंस, जो भी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की जो पोजेशंस हैं, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना पोजेशन किया हुआ है, अधिकार किया हुआ है, जो उनकी टेरिटरीज उन्होंने हथियार रखी हैं, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, सिविल हैं, मिलिट्री हैं या रेवेन्यूज़ हैं, उन सभी को कौन सुपरवाइज करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करेगा। ये पावर दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, and British government was given the supreme control over company's affair and its administration in India। ठीक है, फिर आता है एक्ट ऑफ 1786। बस ये दो चीज़ों को जोड़ने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया था। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया और कुछ डिमांड्स थी उसने जो रखी थी इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो डिमांड्स उसने रखी उन चीज़ों के लिए अमेंडमेंट एक एक्ट लेकर आया गया 1786 का, ताकि उसको एक्ट में जोड़ा जा सके। तो पहली डिमांड उसकी यही थी कि जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर जो है इतनी ज़्यादा कर दी गई कि वो काउंसिल के डिसीजंस को भी ओवरराइड कर सके। तो मतलब कुछ स्पेशल केसेस में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो खुद डिसीजन लेकर काउंसिल के जो डिसीजंस थे उनको ओवरराइड कर सकता था, ये पावर दी गई। दूसरा, उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया। तो ये दो चीज़ें जो उसकी डिमांड थी इनको फुलफिल करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। जो पावर इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगी थी, ठीक है, कि वो ओवरराइड कर सके डिसीजन को, ये पावर जो है एक तरह से सभी गवर्नर जनरल्स के लिए एलिजिबल कर दी गई कि आगे जाकर जितने भी गवर्नर जनरल्स आएंगे उन सभी को ये पावर मिलेगी। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जो ये गवर्नर जनरल था इसको और पावर दे दी गई कि वो जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास की, वो उनके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल कर सके। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको और अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 सालों के लिए कंपनी और जो है भारत में मोनोपोली के रूप में आराम से व्यापार कर सकती थी। मतलब कंपनी की पूरी तरह से भारत में मोनोपोली थी, इसको 20 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। It laid down that the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये देखो इसमें कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे और जो भी स्टाफ उनका था उन सभी को किस में से सैलरी दी जाने लगी, इंडियन रेवेन्यूज़ के अंदर से सैलरी दी जाने लगी। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले तो यही किया गया कि इसके अंदर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब बाकी ब्रिटिश मर्चेंट्स भी भारत में आकर व्यापार कर सकते थे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, बाकी भी और कंपनी जो हैं ब्रिटेन से आकर हमारे भारत में व्यापार कर सकती थी। बट जो कंपनी की मोनोपोली चाइना के साथ ट्रेड की थी उसको बनाए रखा गया, यानी कि जो चाइना के साथ टी का ट्रेड है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, उसके ऊपर कंपनी की मोनोपोली बनाए रखी गई। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। It allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people। इस एक्ट ने ये अलाउ किया कि जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो इंडिया में आएँ और लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएं। तो इनके थ्रू, अंग्रेज़ों के थ्रू, मतलब इस एक्ट के तहत ये किया गया कि अब ये लोगों को क्या देना चाहते थे, ये लोगों को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को ब्रिटेन से बुलवाया हमारे भारत में ताकि वो लोगों को धर्म परिवर्तन करवा सकें। तो ये चीज़ भी इस एक्ट के तहत की गई।
ताकि वो लोग जो हैं जितना हो सके यहाँ पर लोग जो है क्रिश्चियन धर्म को अपनाने लगे। तो ये चीज़ भी इस एक्ट के तहत की गई। इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। और इसके अंदर क्या किया गया, जो ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को भी लाना चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स ने जो उनकी टेरिटरीज थी वहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन की भी शुरुआत की। वेस्टर्न जो भी उनका कल्चर था उसको फैलाने के लिए उन्होंने इसकी भी बात की। इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ रही है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको कहा गया कि आप लोगों पर जो टैक्स है वो इम्पोज कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन टैक्स नहीं देगा तो आप उसको पनिश भी कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं 1813 के चार्टर एक्ट में की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके अंदर यही था कि जो इसकी ट्रेड मोनोपोली है वो अबॉलिश कर दी गई। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी ट्रेड मोनोपोली कब अबॉलिश की गई थी, तो वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत अबॉलिश कर दी गई थी। फिर उसके बाद एक्ट आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ पर क्या किया गया, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर एक पर्सन के हाथ में आ जाती है, कोई भी पावर का जो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, तो उसे कहते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पोस्ट का नाम बदल कर लिख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसी को सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। अब क्या था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। इट हैव द अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसके पास पूरे टेरिटोरियल एरिया का पोजेशन था, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जितना भी एरिया पोजेस किया हुआ था उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी हो गई थी। तो इस तरह से जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप इसे लिख सकते हैं। इट deprived द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। अब इससे क्या हुआ, देखो जब सेंट्रलाइजेशन आया सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई, तो जो प्रेसिडेंसीज थी बम्बई और मद्रास, इन लोगों से इनकी पावर जो है वो छीन ली गई और सारी एक्सक्लूसिव पावर किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। अब से जो लॉज बनने लगे, पहले जो लॉज हुआ करते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन अब जो लॉज बनने लगे इस एक्ट के तहत उन्हें एक्ट्स कहा जाएगा। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार करने आई थी, कमर्शियल फंक्शंस करने आई थी, अब उसने अपने कमर्शियल बॉडी पूरी तरह से ख़त्म कर दी थी। अब वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही थी, अब वो प्योरली क्या बन गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। अब वो पॉलिटिकली हमारे भारत में कब्जा कर चुके थे और वो इन द ट्रस्ट ऑफ मैजेस्टी जो है हमारे भारत की टेरिटरीज़ पर राज करना शुरू हो चुके थे। तो यहाँ से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन शुरू हो गया था और उन्होंने अपना कमर्शियल फंक्शन ख़त्म कर दिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है सिविल सर्वेंट्स के उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए भी उनके ओपन कंपटीशन की शुरुआत की बात की गई और कहा गया कि इसके अंदर इंडियंस को भी जगह दी जाएगी। लेकिन इसको अपोजिशन ने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि सभी अंग्रेज़ ही हुआ करते थे। किसी किसी को प्रॉब्लम भी हुई कि कैसे कैसे हम इंडियंस को सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे, तो उन्होंने इस चीज़ को नेगेट किया और ये चीज़ यहाँ पर अपोज हो गई। इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है अपोज किया गया था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। देखिए ये लास्ट चार्टर एक्ट होगा जो कंपनी रूल के तहत आ रहा है, इसके बाद क्राउन रूल शुरू हो जाता है। सो इस एक्ट के जो फीचर्स हैं हम पढ़ते हैं। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक है, उसके जो फंक्शंस थे उसको डिवाइड कर दिया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के रूप में। क्या हुआ यहाँ पर, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। यहाँ पर 6 नए मेंबर्स जो हैं वो ऐड किए गए काउंसिल के अंदर, जिनको क्या कहा गया, लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा गया। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो एक सेपरेट जो है गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसको क्या कहा गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। और जो ये काउंसिल थी एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी और सेम प्रोसीजर अपना रही थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनाती थी। सो ये जो लेजिस्लेशन था ये फर्स्ट टाइम लाया गया था एंड इट वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और इसको गवर्नमेंट के स्पेशल फंक्शन के रूप में ट्रीट किया गया कि भाई गवर्नमेंट जो है बहुत स्पेशल जो काम कर रही है,
तो इसको इस तरह से ट्रीट किया गया। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब यहाँ पर फिर से जो है सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट की बात की गई, ओपन कॉम्पिटिशन की बात की गई। और द कोविनेट सिविल सर्विस वॉज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। और इस सिविल सर्विस के जो कंपटीशन था इसको सभी के लिए ओपन किया गया, इंडियंस के लिए भी। और मैकले कमेटी के उसके तहत जो है इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत की गई एंड इट वाज अपॉइंटेड इन 1854। इसके ऊपर कमेटी की शुरुआत की गई थी। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब क्या हुआ, कंपनी का रूल जो है और एक्सटेंड हुआ और वो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट के तहत जो है काम कर रही थी। मतलब ब्रिटिश क्राउन ने उनको काम दे रखा था कि तुम राज करो, ठीक है, तुम्हें हमने ये पावर्स दे रखी हैं, हम हमारे ट्रस्ट में तुम ये काम करो। ये चीज़ें उस टाइम चल रही थी जब तक कंपनी रूल चला है। बट इन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि तुम इतने टाइम तक काम करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिकेशन क्या था, देखो ब्रिटिश क्राउन ने कभी उनको ऐसा कुछ नहीं कहा था कि तुम राज करते रहो या तुम इतने टाइम तक राज करोगे, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं था। तो इससे क्या समझ सकते हैं हम कि जो कंपनी रूल है वो कभी भी ख़त्म हो सकता था, ठीक है। जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे, जो वहाँ ब्रिटेन में बैठी थी, वो जब मर्जी चाहे कंपनी का रूल ख़त्म करके डायरेक्टली अपना कंट्रोल भारत पर ले सकती थी। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अंदर पहली बार जो है लोकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडियन काउंसिल में लेकर आई गई। और जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर सिलेक्ट किए गए। 4 मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थे, जिसके अंदर कौन सी थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इन चारों से जो है 4 मेंबर लिए गए थे। द क्राउन रूल। अब देखिए 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, जब 1857 का जो रिवॉल्ट निकल कर आया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो काफ़ी हद तक घबरा गई थी। उन्हें लगा कि अब कंपनी के हाथ में ये बात नहीं रहेगी, अब कंपनी संभाल नहीं पाएगी। तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली सारी की सारी पावर्स अपने पास ट्रांसफ़र कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर लिया और सारी की सारी पावर्स जो हैं गवर्नमेंट की, टेरिटरीज़ की, रेवेन्यू की, वो सभी की सभी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इस एक्ट का फीचर क्या रहा है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के फीचर्स को हम पढ़ेंगे। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट वाइसराय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन आया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। अब क्या था, जब क्राउन रूल आया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। वो एक क्या था, वो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जब कोई पर्सन, जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो अपने बिहाफ पर किसी पर्सन को आगे भेजते हैं ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ऐसे ही ब्रिटिश क्राउन ने, मतलब उस टाइम क्राउन रूल चलता था ना, रानी होती थी उस टाइम, तो वो लोगों की तरफ से एक पर्सन अपॉइंट किया गया, ठीक है। वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा था उन लोगों को, जिसको क्या कहा गया, वाइसराय कहा गया। तो इस तरह से जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का पहला वाइसराय बना। ही बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। और यहाँ से जो डबल गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो गई। डबल गवर्नमेंट क्यों चल रही थी, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने कमर्शियल अफेयर भी कर रही थी और पॉलिटिकल अफेयर्स भी कर रही थी। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उनके द्वारा बनाए गए थे डबल गवर्नमेंट, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है, एक नया ऑफिस बनाया गया। इसको कंप्लीट अथॉरिटी दी गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरा कंट्रोल दिया गया इसे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर था, जिसको भारत में अपॉइंट किया गया कि जाओ तुम वहाँ जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनकर बैठो, हम तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या था, रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे भेजा था कि तुम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, तुम वहाँ जाके संभालो यह सब चीज़ें। वाइसराय को भी देखो जो हमने वहाँ अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, तुम उसको असिस्ट करो। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको भी असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई इंडिया में, ठीक है। सो जो काउंसिल थी ये क्या थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी। और सेक्रेटरी को क्या कहा गया कि तुम इस काउंसिल के क्या हो, चेयरमैन हो, तुम्हें इनसे एडवाइस लेनी है, जो भी हेल्प लेनी है तुम इन काउंसिल से लो। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। अब देखो यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल था वो एक बॉडी कॉर्पोरेट था, वो किसी को भी स्यू कर सकता था और खुद भी स्यू हो सकता था, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। The Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India. ठीक है,
जो एक्ट 1858 का था वो लार्जली क्या था, किसके लिए काम कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है ना उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1857 के ग्रेट रिवॉल्ट के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि अब हमें इंडियंस के कॉपरेशन की ज़रूरत है। उन्होंने देखा कि हाँ इंडियंस जो हैं वो चुपचाप नहीं बैठने वाले, वो अब कुछ ना कुछ करेंगे। इनको शांत करने के लिए एक टॉफ़ी दे दी जाए, चलो अब इनको इंक्लूड करते हैं इनकी खुशी के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कॉपरेशन ऑफ द इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, और इस चीज़ के लिए ये कुछ एक्ट लेकर आए, जैसे कि 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट और 1909 का एक्ट। ये सब चीज़ें जो थी वो इंडियंस को अपने हक के तरफ करने के लिए थी, ताकि इंडियंस जो हैं वो शांत रहें। जो 1857 वाला जो बड़ा स्वतंत्रता संग्राम वो छेड़ दिया था उन्होंने, वो दोबारा न छेड़ दे, वरना इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या थे? It made a beginning of the representative institutions by associating Indians with the law making process। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर लेना शुरू कर दिया। वायसराय जो था उसने कहा कि अब वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेगा अपनी मतलब एक तरह से एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर अपनी काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो 1862 में लॉर्ड कनिंग ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। पहले थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये 3 लोग जो थे ये पहले वो पर्सन थे, पहले 3 इंडियन थे जिनको वायसराय की काउंसिल के अंदर एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है अपॉइंट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि कौन वो 3 लोग थे जो वायसराय की काउंसिल के अंदर एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट हुए थे। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ से जो है डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वापस दे देते हैं कि जो प्रेसिडेंसीज है भाई तुम अपनी पावर वापस ले लो, हम तुम्हें सबऑर्डिनेट नहीं बना रहे, हम तुमसे पावर नहीं छीन रहे हैं, बस एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी के साथ कि आप लोग जो है हमारे एक्ट के तहत काम करेंगे, आप लोगों को पूरी ऑटोनॉमी मिलती है, आप लोग उस हिसाब से काम करो। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। और भी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट की गई, जैसे कि बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थी बाकी की, और पंजाब में, जिन सभी को रिस्पेक्टिवली इन ईयर्स के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस इन द काउंसिल। अब इस एक्ट के तहत जो है वाइसराय को एक पावर दी गई ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके अपनी काउंसिल की। तो क्या हुआ कि उसको एक तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसने। लॉर्ड कनिंग जो था उसने एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत क्या कहा गया कि जो एक व्यक्ति है वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बन सकता है। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, फाइनल ऑर्डर्स भी काउंसिल के बिहाफ पर जारी कर सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं इस एक्ट के तहत लाई गई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, जो वाइसराय है उसको ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दी गई। ऑर्डिनेंस आपने अगर पढ़ा हो संविधान में आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक अध्यादेश होता है, मतलब बिना कोई एक्ट लाए आप एक बड़ा जो अपना अध्यादेश है वो जारी कर देते हैं और वो कानून की तरह काम करता है और 6 महीने तक वैलिड रहता है। ठीक है, तो यही जो पावर है ये वाइसराय को दे दी गई। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट के फीचर्स हम पढ़ेंगे। इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो अपॉइंट किए जा रहे थे गवर्नर की काउंसिल के अंदर, उन लोगों की जो संख्या है वो थोड़ी बढ़ा दी गई। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके फंक्शंस को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया, उनको थोड़ी और पावर दे दी गई। बजट को डिस्कस करने की भी थोड़ी सी जो फंक्शंस हैं वो बढ़ा दिए गए, उनको उसके लिए भी पावर दी गई। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Councils and Bengal Chamber of Commerce। ये कुछ खास इतना इम्पोर्टेंट इसके अंदर नहीं था, ये 2 चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम पढ़ते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी। मॉर्ले जो था वो उस टाइम हमारे भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और जो लॉर्ड मिंटो था वो हमारे भारत का वाइसराय था। ठीक है, तो इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं? It considerably increased the size of the legislative councils, both central and provincial। इससे क्या हुआ, जो legislative councils हैं उनका साइज इंक्रीज हुआ, सेंट्रल का भी और प्रोविंस का भी।
जो मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनको इंक्रीज करके 16 से 60 कर दिया गया। It retained official majority in the central legislative council but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority. हाँ, तो जो इसकी जो मेजॉरिटी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव की जो मेजॉरिटी थी उसको तो बनाए रखा गया, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थी, ठीक है, उनकी जो है मेजॉरिटी वो नॉन ऑफिशियल थी। यहाँ पर एक फ़र्क था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनकी मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल थी, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जो मेजॉरिटी थी वो ऑफिशियल थी। कहीं ना कहीं सेंटर के पास फिर भी एक तरह से 80% जो है उन्हीं के पास पावर रखी गई। इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके फंक्शंस को और एनलार्ज किया गया, ठीक है, उनको कुछ पावर्स दी गई ताकि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकें, रेजोल्यूशंस पास कर सकें। पहली बार क्या किया गया, जो इंडियंस थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर है जो मतलब इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशंस ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल द वाइसराय एंड गवर्नर, ठीक है, तो इंडियंस का भी एसोसिएशन किया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, और वो पहले लॉ मेंबर भी अपॉइंट किए गए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पहला इंडियन कौन था जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, तो वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मॉडल मिंटो एक्ट इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि इन्होंने सेपरेट जो है इलेक्शंस की बात की। इन्होंने कहा कि जो रिलीजन्स के बेस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर हम अलग अलग इलेक्शंस करवाएंगे, मुस्लिम्स के अलग इलेक्शंस करवाएंगे, मतलब जो मुस्लिम जो मेंबर्स होंगे वो अपना एक मुस्लिम लीडर चुनेंगे, और जो हिंदू मेंबर्स होंगे वो अपना एक हिंदू लीडर चुनेंगे। इस तरह से इन्होंने लोगों के बीच में फूट पाने के लिए, कम्युनलिज्म मतलब धर्म का जो भेदभाव पाने के लिए, यहाँ से इन्होंने इसका बीज बोना शुरू कर दिया था। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, मतलब कि कम्युनिटी के बेसिस पर इलेक्शंस की बात की गई, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। जिस टाइम मॉन्टेग्यू जो था वो क्या था, हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, और जो चेम्सफोर्ड था वो हमारे भारत का वाइसराय था। इसके फीचर्स क्या हैं, इट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब जो सेंटर का पूरे कंट्रोल था उसको रिलैक्स किया गया, सेंट्रल और प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बांटा गया। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं ना, स्टेट लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट के कुछ काम है जो स्टेट को दिए गए हैं उनकी लिस्ट के अंदर, सेंटर के कुछ काम है जो सेंटर जिस पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। ऐसी ही कुछ चीज़ उस टाइम भी लाई गई। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथोराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी उसको और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कुछ अपने सब्जेक्ट दिए गए कि आप इन चीज़ों पर जो है अपने लॉज बना सकते हैं। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। फिर भी ये चीज़ लाई तो गई लेकिन कहीं इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं, मतलब सेंट्रलाइज लेवल पर ही फिर भी गवर्नमेंट काम कर रही थी। उसके बाद क्या किया गया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, गवर्नर करेगा, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, गवर्नर करेगा, लेकिन विद एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस ड्यूअल सिस्टम को क्या कहा गया, डायरकी कहा गया। डायरकी का मतलब होता है डबल रूल, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा, ये भी कुछ आगे नहीं चला। यहाँ पर क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म लाया गया एंड डायरेक्ट इलेक्शंस लाए गए कंट्री में। क्या कहा गया कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रिप्लेस करेगी बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर। मतलब कि अब क्या होगा, यहाँ पर दो तरह से लेजिस्लेचर बनेगा, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। तो जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो जो मेंबर्स थे दोनों हाउसेज के मेजॉरिटी में, अधिकतर जो मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा चूज किए गए। इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 members of the वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। ये कहा गया कि जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसके 6 मेंबर हैं उसमें से 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियन होंगे।
प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। इन्होंने क्या बात की, इन्होंने सिखों के, क्रिश्चियंस के, एंग्लो इंडियंस के, यूरोपियंस के, इन सभी के अलग अलग इलेक्शंस की बात की। ठीक है। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका नाम था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो लंदन में था। उसको सभी जो पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र की गई, जो पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हमारे भारत में भी परफॉर्म कर रहा था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। एक पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई। इसी कारण सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत की गई। एंड इट वॉज सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। तो इस तरह से जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी शुरुआत की गई 1926 में। एंड इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट। और क्या किया गया, जो प्रोविंशियल बजट था वो सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। जैसे कि अभी होता है ना, स्टेट का बजट अलग आता है और सेंटर का बजट अलग आता है, तो इस तरह से उस टाइम ये चीज़ की गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। देखिए, जो ये एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये एक्ट किस टाइम का है, ये एक्ट है 1919 का। ठीक है, 1919 का ये ना, हाँ। तो ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है। उसके बाद देखिए क्या चीज़ें हुई। इन नवंबर 1927 itself, the British government announced the appointment a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under its new constitution. जो भी ये एक्ट लेकर आए थे, जो अंग्रेज थे, इन्होंने जो भी एक्ट पास कर रहे थे, जिस संविधान के तहत ये हमारे भारत में रूल कर रहे थे, इन चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि किस तरह से कंडीशन है, किस तरह से इंडिया के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाओ। और एक कमीशन बिठाई गई जिसका चेयरमैन बनाया गया सर जॉन साइमन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा भारत जाओ और एक रिपोर्ट बनाकर लाओ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमने वहाँ पर अपॉइंट करी है वो कैसे काम कर रही है। अब क्या था, जो इस कमीशन के सारे मेंबर्स थे वो क्या थे, ब्रिटिशर्स ही थे। इसके अंदर कोई इंडियन था ही नहीं, तो सच्चाई कहाँ से दिखाई देती, वो तो कुछ अपनी तरफ से ही अच्छा दिखा देते कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। So all the members of the commission were British and hence all the parties boycotted the commission। और इस कारण सभी पार्टीज ने उनको बॉयकॉट किया। The commission submitted its report still, ढीठ तो थे ही। 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी उस रिपोर्ट में। इन्होंने कहा डायरकी को ख़त्म करो, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस के अंदर हो रही काम कर रही हैं, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा काम कर रही हैं वो। और जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने कहा सेंट्रलाइज लेवल पर जो है प्रिंसली स्टेट्स में भी जो है ब्रिटिश इंडिया को के फेडरेशन को एस्टैब्लिश करो। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसको भी आगे और कंटिन्यू करो। ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने इसके अंदर रिकमेंड की। सो टू कंसिडर द प्रपोजल्स ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। अब देखो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और लोगों के भी प्रपोजल्स को वो कंसिडर करना चाहती थी। ठीक है, कमीशंस के जो प्रपोजल्स थे उनको कंसिडर करने के लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसके अंदर हमारे काफ़ी इंडियन लोग भी गए थे, जैसे हमारे गांधी जी भी गए थे। तो इसके अंदर क्या किया गया, कौन कौन लोग बुलाए गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, ब्रिटिश इंडिया के लोग थे और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो भी लोग थे उन सभी को बुलाया गया। और उन बेसिस पर, इन डिस्कशंस के बेसिस पर एक वाइट पेपर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो तैयार किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर एक वाइट पेपर जो है वो तैयार किया गया और उसको प्रिपेयर करके सबमिट किया गया ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसके लिए, किसके कंसिड्रेशन के लिए, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के कंसिड्रेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रिफॉर्म वाला जो पेपर है ये सबमिट किया गया। और जो ये सभी रिकमेंडेशंस थी इन सभी को इनकॉर्पोरेट किया गया अगले इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। जो भी रिकमेंडेशंस दी गई कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, इन चीज़ों को करिए, आगे बढ़ाइए, वो सभी चीज़ें अगले एक्ट के अंदर आपको दिखाई देंगी। कम्युनल अवार्ड, एक और चीज़ आई थी इन अगस्त 1932। रैमसे मैकडोनल्ड, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रैमसे मैकडोनल्ड 1932 में, वो एक स्कीम लेकर आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़, जिसको क्या कहा गया, कम्युनल रिवॉर्ड अवार्ड कहा गया। ये अवार्ड सिर्फ उन मतलब एक तरह से रिलीजन्स में ही नहीं था, मतलब कि मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस इन सब में ही नहीं था, बल्कि इसको शेड्यूल्ड क्लासेस तक लेकर जाया गया। मतलब यहाँ पर भी इन्होंने इतनी आग लगाने की कोशिश की कि शेड्यूल्ड क्लासेस जो हमारे हिंदू धर्म से ही बिलोंग करती थी उनको भी बांटने की कोशिश की। अब गांधी जी को ये बात बुरी लगी। गांधी जी ने कहा कि जो ये शेड्यूल्ड क्लासेस हैं ये कोई दूसरा धर्म नहीं है, ये हमारे धर्म से बाहर नहीं है, ये हिंदू ही हैं। गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब उन्हें ये चीज़ बहुत गलत लग रही थी कि अब ये मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस को भी अलग से कम्युनल रिप्रेजेंट करेंगे। तब गांधी जी ने क्या किया था, अनशन किया था, यरवड़ा जेल में थे वो उस वक्त,
उस कारण जो है इस अवार्ड को मॉडिफाई किया गया और जो कुछ बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, उन सभी का और डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लोग थे, इन सभी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से उनको रिप्रेजेंट किया था बी आर अम्बेडकर ने, और तब वहाँ पर जो है पूना पैक्ट जो है साइन किया गया 1931 का। देखिए जो डिप्रेस्ड क्लासेस है ना, इसके लिए बी आर अम्बेडकर भी मांग कर रहे थे कि उनको भी अलग से एक, जैसे रिलीजन्स को अलग अलग वो मिल रहा था ना, रिजर्वेशन मिल रहा था, ऐसे इनको भी दो। बट गांधी जी ने कहा कि आप लोग अलग नहीं हो, आप लोग हम हिंदूज़ में ही आते हो। तो इसीलिए इन चीज़ों को लेकर एग्रीमेंट आपस में हुआ और बी आर अम्बेडकर इस बात के लिए माने कि ठीक है आप लोग रिजर्वेशन दो डिप्रेस्ड क्लासेस को हिंदू के अंदर ही, ठीक है। ये चीज़ के लिए यहाँ पर ये पूना पैक्ट हुआ था 1931 में। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। द एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइलस्टोन towards a completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. जो ये एक्ट है ये एक बहुत बड़ी माइलस्टोन रखता है, ठीक है। क्या हुआ इसके अंदर, कितने सेक्शंस थे, 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सबसे ज़्यादा आपको इसका जो इसी का अफेक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके काफ़ी चीज़ें जो हैं उठाकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ की गई हैं। तो हम ये एक्ट्स को इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इन सभी का जो है कहीं ना कहीं हमें छाप दिखाई देती है थोड़ी बहुत, इनसे हमने एक तरह से हेल्प ली है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको डाला है। सो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। यहाँ पर जो है पावर्स को डिवाइड किया गया। फेडरल लिस्ट बनाई गई जो सेंटर के पास थी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई जो प्रोविंसेस के पास थी, और जो कंकरेंट लिस्ट थी वो दोनों के पास थी, ठीक है। रेजिडरी पावर जो बाकी की बची कुछ पावर्स थी वो वायसराय को दे दी गई। इट अबॉलिश डायरकी, जो डायरकी लेकर आई गई थी उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया इन दी प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फिर से ऑटोनॉमी लेकर आई गई, प्रोविंसेस को अलाउ किया गया कि आप ऑटोनॉमस यूनिट्स की तरह अपना काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना संभाल सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। इसने कहा कि जो डायरकी को ना सेंटर पे अडॉप्ट कर लो, बट ये भी चीज़ आगे जाकर फेल हो जाती है, इसको इतना अडॉप्ट नहीं किया गया। इट इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। जो 11 प्रोविंसेस थी उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म लाया गया। बाईकैमरलिज्म क्या होता है, जब जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर को। एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस, जिसको आज हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं ना, वही चीज़ है जो उस समय की गई। लेकिन फिर भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, कहीं ऐसा ना हो कि इंडियंस ही कंट्रोल करने लग जाएं। तो इसलिए सेंट्रल लेवल पर काफ़ी हद तक वो अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड वर्कर्स। वही जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको एक्सटेंड किया गया। It abolished the Council of India established by the Government of India Act of 1858. The Secretary of State for India was provided with a team of advisors. यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, उसको अबॉलिश कर दिया गया। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको एडवाइज़र्स की टीम प्रोवाइड की गई। उसके बाद जो 10% फ्रेंचाइजी थी, एक तरह 10% जो इट अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गोट द वोटिंग राइट, ठीक है। जो पॉपुलेशन का 10% था उनको वोटिंग राइट्स दिए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, 1935 में ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, और करेंसी की भी बात की गई। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की नहीं बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर भी सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक, मतलब एक या एक से ज़्यादा जो प्रोविंसेस थी उनका एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी शुरुआत की बात की गई। उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जब हमारे भारत को आज़ादी मिली तो उसके बाद जो है ये एक्ट लाया गया। ऑन February 20, 1947, प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय 30 जून 1948। क्लीमेंट एटली जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल समाप्त हो जाएगा और सारी की सारी पावर जो है वो रिस्पॉन्सिबल इंडियन हाथों को सौंप दी जाएंगी। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी वो पगला गई। उन्होंने कहा कि हमें तो पार्टीशन चाहिए, हम लोग जो है इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। मुस्लिम्स ने कहा कि हमें एक अलग मुस्लिम नेशन चाहिए। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ये क्लियर करती है कि आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए
ठीक है। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है आप लोगों ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 1946 में फॉर्म की गई थी, उन्होंने कहा कि जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस पूरी कंट्री के सभी पार्ट्स में तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उसी दिन जो लॉर्ड माउंटबेटन है, वाइसराय ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि आप लोग पार्टीशन कर दो, और इस प्लान को ही माउंटबेटन प्लान कहा गया। उन्होंने जो ये पार्टीशन का प्लान दिया था इसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और ये प्लान जो है कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया, और इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को इनेक्ट कर दिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये कह रहा था कि आप लोग पार्टीशन कर दो, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स देखो ये क्या थे। इससे क्या था, ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में समाप्त हो जाएगा और भारत जो है वो एक स्वतंत्र राज्य जो है बन जाएगा, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। इसके अंदर जो है इंडिया के पार्टीशन की बात की गई। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस जो हैं इसको बांटकर बनाए जाएंगे, एक होगा इंडिया, दूसरा होगा पाकिस्तान, ठीक है। और इनको पूरा अधिकार है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से भी अलग होने का, ठीक है। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल विच वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। इन्होंने कहा कि जो वाइसराय का पद है उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा और दोनों डोमिनियंस के लिए एक गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा ब्रिटिश किंग के द्वारा, और साथ में उसके लिए एडवाइस ली जाएगी डोमिनियन की भी, ठीक है। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और जो ये इन मैजेस्टी की जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन की है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, आप लोग अपना खुद संभालो। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द 2 डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशंस। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो बनाई गई थी उनको पूरी पावर दी गई, चाहे तो आप अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, चाहे इसी को अडॉप्ट करें, चाहे आप कोई भी एक्ट रिपील करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप अपने आप को इंडिपेंडेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड फोर्स्ड। और उनको ये पावर दी गई कि आप लोग जो है अपने जो भी उनका लेजिस्लेचर है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, ठीक है। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, जो भी ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था उसके ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया। और इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज विद फ्रॉम 15 अगस्त 1947। मतलब 15 अगस्त 1947 से सारी जितनी भी ब्रिटिश पैरामाउंसी थी इंडियन प्रिंसली स्टेट पर वो सभी ख़त्म कर दी गई। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थी जो आज़ाद थी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही थी, उनको ये पूरी आज़ादी दी गई, चाहे तो आप इंडिया को ज्वाइन करें, चाहे तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करें और चाहे तो आप इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन बाद में कई जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, जैसे कि हैदराबाद एंड ऑल, इन सभी को इंडिया ने एक्वायर कर लिया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो भी डोमिनियंस थी इनको प्रोवाइड किया गया कि जो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो 35 है इसके तहत आप अपना काम चलाइए जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम नहीं हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। और यहाँ पर जो ये टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया था, ये सब टाइटल्स जो हैं इन सभी को ड्रॉप कर दिया गया। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो भी अपॉइंटमेंट सिविल सर्विसेज में की जा रही थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा, उन सभी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जो मेंबर्स थे सिविल सर्विसेज के 15 अगस्त पहले से जिन्होंने अपॉइंट किया था, वो सभी अपने बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे, ठीक है, टिल दैट टाइम। उसके बाद देखिए, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड एंड द पावर वॉज ट्रांसफर टू द 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 14-15 अगस्त की रात को जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो गया। सारी पावर्स जो है वो 2 नए इंडिपेंडेंट डोमिनियंस जो बने थे इंडिया और पाकिस्तान, उनको पावर ट्रांसफ़र कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन जो है पहले गवर्नर जनरल बने हमारे आज़ाद भारत के। क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल क्यों अपॉइंट किया जा रहा था, क्योंकि अभी पूरी तरह से देश जो है वो एक तरह से खड़ा नहीं हुआ था, तो इसीलिए जो है ब्रिटिशर्स ने हमें एक गवर्नर जनरल अपॉइंट करके दिया था जब तक हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते। He swore in जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1947 में
एक तरह से फॉर्म की गई थी, उसी से हमने क्या बनाया, पार्लियामेंट बनाया इंडियन डोमिनियन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। जैसे कि ये सभी पोर्टफोलियोज़ हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या बने, ठीक है, उनके पास क्या क्या एरियाज़ उनको दिए गए। ये 1947 में इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी थी ना, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके तहत ये पोर्टफोलियोज़ दिए गए थे। ये था हमारे 1947 का फ्री इंडिया, जो ये नए नए इनको पोर्टफोलियोज़ दिए गए। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनको जो होम मिनिस्ट्री है वो दी गई, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दी गई। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया। मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद हैं, हमारे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मतलब ये सभी क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले होम मिनिस्टर कौन थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे, जॉन मथाई थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, शणगुम शेट्टी थे, पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, पहले लेबर मिनिस्टर कौन थे, जगजीवन राम थे, पहले डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह, और पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। ये पोर्टफोलियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे, CH भाभा। ठीक है, तो ये सभी पोर्टफोलियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो है मुगल शाह एम्परर शाह आलम ने जो है दीवानी दी थी इन सभी को। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं बाद में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है इंडियन पॉलिटी का। आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियोस ये देखते रहिए और आपकी जो इंडियन पॉलिटी है वो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।